वो क्रिकेट का ले रहा हूँ, शायद आपको बहुत अच्छा नहीं लगे कि आपको टीवी पर देखना ज़्यादा सुविधाजनक लगता है। टीवी पर देख रहे हैं, बैठ रहे हैं, ऊर्जा पा रहा है, लेकिन फिर भी रोमांच होता है कि मैदान में जाकर देखें, और उसके लिए कितने लोग ये करते हैं। तो आज मुझे वो फील हो रहा है कि आज मैं प्रताप नारायण मिश्र से एक तरह से वो मैं लाइव देख रहा हूँ। अभी इन्होंने जो कहा कि हर बच्चे में मैं इनको देख रहा हूँ, तो अब ये फील जो है मतलब लाइफ टाइम फील होती है। जैसे मुझे लग रहा है कि अब मैं पत्रकारिता पिछले 40 वर्षों से कर रहा हूँ, और मेरी पत्रकारिता के जो प्रेरणा पुरुष रहे वो रघुवीर सहाय रहे, क्योंकि हम लोगों की पॉलिटिकल स्कूलिंग गांधी लोहिया और जयप्रकाश के परिसर में हुआ। उस नाते रघुवीर सहाय थोड़ा ज़्यादा करीब थे, और 1991 से मैंने पत्रकारिता शुरू की। मेरे वक्तव्य का विषय है हिंदी साहित्यिक पत्रकारिता का संकट और प्रताप नारायण मिश्र। मैं इसमें थोड़ी छूट इसलिए लूँगा कि सिर्फ साहित्यिक पत्रकारिता कहने से बात नहीं बनेगी, बात पत्रकारिता पर करनी चाहिए। और पत्रकारिता और साहित्य का मैं एक संबंध भी देखता हूँ कि जो पत्रकारिता कर रहे होते हैं, दैनिक पत्रकारिता भी करते हैं, तो वो रोज का साहित्य लिखते हैं, और जो साहित्य रचता है वो एक युग की पत्रकारिता करता है। तो इस नाते अगर आप देखें तो दोनों में बहुत जबरदस्त संबंध है। इसलिए आप बड़े बड़े साहित्यकारों की कोई कृति पढ़ें तो उस जमाने का आपको बड़ा डॉक्यूमेंटेशन उसमें दिख जाएगा, लगेगा कि आप मतलब अखबार देख रहे हैं, या उस मतलब साहित्य की कला के दृष्टि से मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से, सूचना की दृष्टि से आप रामदास का बूढ़ा पढ़ें, शेखर हिंदी पढ़ें, नदी के द्वीप पढ़ें, तो आपको लगेगा कि उस काल के इतिहास को, साहित्य को, समाज को, इन चीज़ों को आप देख रहे हैं। और बहुत से साहित्यकारों के लिए खुराक अखबार से मिलता है। मैंने साहित्यकारों को देखा है, वो अखबारों का कतरन काट के रखते हैं, इस घटना पर मुझे कहानी लिखनी है, उस घटना को वो फॉलो करते हैं, फिर उस पर नोट्स लेते हैं। इसलिए महत्वपूर्ण कवि हुए जिन्होंने कई महत्वपूर्ण घटनाओं पर कविताएं लिखी। तो ये पत्रकारिता और साहित्य का संबंध है। और जो संकट की मैं बात कर रहा था, तो मुझे लग रहा है कि ये संकट उस दृष्टि से अगर आप आज की साहित्यिक पत्रकारिता को ही अगर देखें, तो जो कुछ पत्रिकाओं से जुड़े होंगे उनको याद होगा, जब दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार थी, तो उसमें संयोग से एक उदय सहाय नाम के एक आईपीएस अधिकारी थे, जो शीला दीक्षित के पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर थे। वो यूटी कैडर के आईएएस रहे, और आरा या छपरा के आसपास उनका घर होता था, उदय कुमार साहब। वो बहुत ही मतलब सुरीले थे। आज इनसे मैंने वो प्रयोग भी सीखा कि जिनके पास सुर नहीं है वो आप असुर कह सकते हैं। तो उदय सहाय ने ये प्रस्ताव शीला दीक्षित से बनवाया, उसे पास कराया, और लगभग मुझे लगता है कि 30 या 35 हिंदी की पत्रिकाओं को, तब ये बात मैं 2003 के आसपास तक कह रहा हूँ, 30,000 रुपये हर एक में, जो मासिक पत्रिका है हर महीने वो सहयोग मिलता था। अब वो बंद है, शीला दीक्षित के रहते ही वो बंद हो गया था, तो रिन्यू नहीं हुआ। मैं कह रहा हूँ कि ये कोई पत्रिका, कोई पत्र, ये आज का भी जो मोटे मोटे पत्र निकलते हैं वो पाठकों से नहीं निकल पाते, वो विज्ञापन से निकलते हैं। विज्ञापन किनके पास है? विज्ञापन बाजार के पास है। विज्ञापन किसके पास है? विज्ञापन सरकार के पास है। सरकार अखबार को विज्ञापन क्यों दे? वो विज्ञापन तब देगा जब आप उसकी चाकरी करें। पत्रकारिता अगर चाकरी करेगी तो फिर वो पत्रकारिता क्या होगा? तो अगर आप उस अर्थों में देखें तो एक बड़ा संकट ये है कि अब पत्रकारिता बची नहीं। जो संपादक
कि कुर्सी पर बैठे हैं वो संपादक से ज़्यादा मैनेजर हैं। वो चीज़ों को मैनेज करते हैं और मैनेज करने में ये भी आता है कि आप सत्ता संस्थानों से इनके व्यापारिक संस्थानों का कुछ तालमेल बैठा है। तो ऐसे में आप पत्रकारिता से ये उम्मीद नहीं कर सकते ये वो बात करेंगे जो बात प्रताप नारायण मिश्र किया करते थे। जो साहस वो दिखाते थे वो अब के संपादक से नहीं होगा। जो तो उसमें नारियों की स्थिति में मुझे सबसे ज़्यादा धनात्मक परिवर्तन, जिसको आप कह रहे हैं पॉजिटिव चेंज, वो आया है समाज में। इसे और आना है, लेकिन ये एक बड़ा परिवर्तन हुआ। और मनुष्य की अस्मिता का भी पहले जो जिस तरह से छुआछूत को लेके, जाति को लेके जितनी समाज में जो आक्रामकता थी वो आक्रामकता कम हुई। मुझे लगा ये श्रेय हमें अपने पूर्वों के पत्रकारों को देना चाहिए। उन्होंने इस दिशा में इस तरफ ध्यान आकर्षित किया, राजनीति को उस दबाव में लाया। लेकिन का मुख्य काम होना चाहिए था कि आप सत्य के साथ रहें, न्याय के साथ रहें। वो काम मैं ये तो नहीं कहूँगा कि खत्म हो गया है, अभी भी कई पत्रकार हैं जिन्होंने जान दी है, वो मारे गए हैं सत्य लिखने के लिए। कुछ पत्रकार हैं जो सत्य लिखने के लिए, सत्य बोलने के लिए नौकरी से निकाले गए हैं। जो नौकरी से निकाले गए उनको भी आप कहेंगे कि उन्होंने शहादत दी। एक बड़ी नौकरी जिनको 4 लाख 5 लाख रुपया महीना वेतन मिल रहा है, वो सड़क पर आ जाए तो ये छोटा त्याग नहीं है। वो भी चाहते तो चाकरी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने चाकरी नहीं चुनी। तो हमारे समाज में ऐसे रोल मॉडल हैं, लेकिन मुझे लगता है वो पर्याप्त नहीं है। और दूसरा, हमारे जो हिंदी पट्टी में हमारी संस्कृति में जो है कि साहित्य किताबें नहीं आती। कितने पुस्तक मेला में आप जाते हैं, हर वर्ष कितनी किताबों की खरीद होती है, घर में कितने लोग किताब पढ़ते हैं, कितनी पत्रिकाएं खरीदी जाती है। थोड़ा सा पैसा हुआ कहीं एक कट्ठा जमीन ले लो, थोड़ा पैसा हुआ थोड़ा सोना बना लो। इससे आप बस यही होगा कि इस गोष्ठी में आप आते रहेंगे, गोष्ठी में सुनते रहेंगे, गोष्ठी में बोलते रहेंगे। लेकिन इन चीज़ों को अगर बदलना है तो आपको ये समझना होगा कि आपको 5,000 रुपये का जूता सस्ता लगता है और 500 रुपये की किताब महंगी लगती है। आप किताब को प्यार कीजिए, और किताब से अगर प्यार करेंगे तो आपको लगेगा कि साहित्य की प्रासंगिकता बढ़ रही है। साहित्य की प्रासंगिकता कम इसलिए हुई है कि आपने उसको वह जगह नहीं दी। मोबाइल आपके जीवन में इस तरह से आ गया कि हर चीज़ में वो मोबाइल है, कितनी चीज़ों को इसने रिप्लेस कर दिया। टॉर्च हमारे यहाँ से खत्म हो गया, डायरी खत्म हो गई, कैमरा खत्म हो गया, और अब तो घर में आप देखिए घर की बैठकी खत्म हो गई है। खाना लगा हुआ है, अब पत्नी मोबाइल देख रही है, आप मोबाइल देख रहे हैं, बच्चे मोबाइल देख रहे हैं। एक कहीं मैं एक जोक इस पर देख रहा था, एक छोटा बहुत नवजात शिशु ज़्यादा बच्चा था और बगल में माता पिता उसके बगल बैठे थे, दोनों मोबाइल देख रहे थे। वो बच्चा कहता है इन लोगों ने मुझे पैदा नहीं किया, क्या डाउनलोड किया है। तो ये जो समय है हमारे पास, जो इस टेक्नोलॉजी के जो हम गुलाम होते जा रहे हैं, हमें इससे निकल के फिर शब्दों के पास जाना चाहिए। हमें किताब पढ़नी चाहिए, किताब खरीदनी चाहिए, पत्रिकाओं को सहयोग करना चाहिए। और दूसरी बात, जिस बात से मैं अपनी बात समाप्त करूँगा, कि हम लोग बचपन से ये सुनते रहे, पढ़ते रहे, सीखते रहे, सिखाते रहे कि पढ़ने योग्य लिखा जाए, उससे ज़्यादा अच्छा है कि लिखने योग्य किया जाए। हम लोगों ने कुछ पढ़ने योग्य लिखा होगा या उस लिखे को अपनी पत्रिका में छापा होगा, लेकिन ये काम जो आप कह रहे हैं पत्रस के लोग, ये लिखने योग्य आप काम कर रहे हैं। ये मुझे लगता है कि कविता, कहानी, गद्य, पत्र, पत्रिका, इससे जितना जीवन रहेगा, इससे जो जीवंतता समाज में आएगी, आप जो संस्कार बोल रहे हैं, ये मुझे लगता है कि भारतीय समाज के लिए, इस अपसंस्कृति के दौर के लिए एक दवा के रूप में है। पत्रस ने मुझे यहाँ बुलाया, मैं प्रताप नारायण मिश्र के गांव से, उनसे, उनके लोगों से, उनके वंशजों से मिल पाया। ये मुझे बहुत अच्छा लगा है, और आपने मुझे इतना देर तक झेला।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।